हाँ बच्चों, कैसे हो सभी। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, लर्न ही करना है, कौन सी आइटम पहले आएगी बाद में आएगी। इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, बट आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आसान पड़ेंगे तो पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना तो आता ही है तुम्हें, बस क्या याद रखना होता है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज डेट, रुपीज़ इन थाउजेंड्स करोड़ जितने में भी आप लिख रहे हो। ठीक है, इसका भी रूल है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर, क्या चीज़ टर्नओवर, बैलेंस शीट होगा टोटल नहीं, टर्नओवर अगर किससे कम है 100 करोड़ से, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक कर सकती है, मिलियन तक। 100 में लिख सकती है, 1000 में लिख सकती है, लैक्स में लिख सकती है, लेकिन मिलियन से ऊपर नहीं, करोड़ में दिखा सकती है। मिलियन मतलब 10 लाख, तो मैक्सिमम कहाँ तक राउंड ऑफ कर सकती है, मिलियंस तक। और 100 करोड़ से ऊपर है या 100 करोड़ या उससे ऊपर है, तो वो कहाँ तक जा सकती है, करोड़ तक। ठीक है, तो वो कहाँ तक जा सकती है, करोड़ तक। तो अगर आप रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन लैक्स, मिलियन जो भी कर रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी बताना है और करंट ईयर का भी। पहले किसका बताना है, करंट का, और फिर किसका बताना है, प्रीवियस का। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड की हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी नहीं हुआ क्या, लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज नहीं, इक्विटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आएंगी, 3, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनीज क्या इशू करती है, शेयर के अगेंस्ट क्या इशू कर देती है, वारंट। आप हमें अभी कितने रुपए दे दो, 50 रुपये दे दो, हम आपको साल बाद, 2 साल बाद क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे 200 रुपये पर। ठीक है, तो बाद में लेंगे हम शेयर का पैसा, अभी आप हमें 20 रुपये, 50 रुपये दे दो, एडवांस दे दो, तो इससे वारंटी मिलती है शेयर होल्डर को। कंपनी अच्छी है तो बाद में पब्लिक इशू में हमारा नंबर क्या हो गया, पक्का हो गया, इंश्योर हो गया, क्योंकि हमारे पास वारंट था, तो हमें शेयर मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो लोग अप्लाई करते हैं और हमें क्या नहीं मिलता, इशू के रुपये ही नहीं मिलते। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या हो गया, कि अभी हम आपको वारंटी दे रहे हैं कि हम आपको शेयर दे देंगे, आप हमें अभी क्या दे दो, रुपए दे दो। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स विल बी पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या है, आपके पास एप्लीकेशन आ गया, अभी तक आपने शेयर इशू नहीं किए हैं, आप एंट्री क्या कर चुके हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, तो ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं है। ये क्या है, सेकंड हेडिंग है, सेपरेट हेडिंग। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने श्योर नहीं है कि वो शेयर होल्डर बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो पक्का हो गया कि वो क्या बनेगा, शेयर होल्डर बनेगा, शेयर वारंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, तो पहले तो 4 है ना, ब्रॉड हेडिंग याद रखो, 4 ब्रॉड हेडिंग का मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी साइड बोलने ही गलत है, नाम ही क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें 4 ब्रॉड हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो करंट में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सी पॉइंट देखो, अदर, इसमें भी सी क्या है, अदर, इसमें डी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, सेम है, बस किसको छोड़ दिया जाए, बी को। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस किसको बोलते हैं, जिसकी अमाउंट क्या हो, श्योर नहीं हो, लेकिन अमाउंट देना तो है, मोर देन 50% चांस है। प्रोविजंस वाला है एडवांस में, आप ये समझ लो कि एक तरह से जो बच्चे एडवांस नहीं कर रहे, खाली फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं, कि हमें रुपए देने तो है, बट अमाउंट क्या है, एस्टिमेटेड। जैसे ग्रेचुटी, जैसे क्या है, ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी अब स्टाफ रिटायर होगा, उससे उस पर डिपेंड करती है, 20 साल बाद रिटायर होगा तो अलग होगा, 30 साल, हम उसका अभी से क्या बनाना चलते हैं, प्रोविजन। तो स्टाफ के प्रोविजन इसमें आते हैं, लॉन्ग टर्म के, क्योंकि बहुत साल के बाद देने। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जांपल क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। डेटर वेटर के प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में नहीं आते, और रिस्पेक्टिव एसेट्स में से ही क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो यहाँ नहीं आते। तो इसको आप कैसे याद रखते हैं, बी तो एक बार हमने छोड़ा हुआ, लोल, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बी हमने छोड़ा हुआ है, ओ फॉर अदर, और एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या एल ओ पी रख लो, क्योंकि 2 एल, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म का क्या याद रखना, एल ओ पी,
पक्का। और बीच में क्या है, डेफर्ड टैक्स AS22 के अकॉर्डिंग आता है। AS22 आपने कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने बताया, ये मेरा नहीं है, उसने मुझे याद रखने का क्या बताया, बोलो। ले, दे और पी। उसने मुझे क्या याद करने का तरीका था, ले, दे और पी। L फॉर, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना, तो आपको डसने वाला लगे या अच्छा लगे, जो भी है क्रेडिट देना है तो उसको, तो डसने का डिस्क्रेडिट देना है तो उसको। ले, L फॉर ले, दे और पी। L फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। उसके बाद D for डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O फॉर अदर और P फॉर प्रोविजन। इसमें प्रोविजन है लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब 2 LL कर देंगे तो क्या होगा, अब याद तो हो गया ना आपको, सबसे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया, डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गए, इस तरह के आ गए। डेफर्ड टैक्स आपको बताई दिया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने क्रेडिटर्स के साथ कोई सेटलमेंट कर लिया, मैं रुपये नहीं दे पा रहा और मैंने उनको बोल दिया कि मेरे 5 लाख रुपए का माल खरीदा था, अब आप 50-50 हज़ार की 10 किस्तें बना दो एनुअल, तो जो आगे देना है 1 साल के बाद वो किस में आ जाएगा, अदर लोन। और जो विद इन 1 ईयर देना है वो किस में आएगा, इधर यहाँ ट्रेड पेबल। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है, कैश क्रेडिट आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। ट्रेड पेबल, उसमें अलग से बताना है किसका, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का अलग से बताना है, और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग। गवर्नमेंट इनको क्या करती है, डिफाइन की इतने इतने वालों की क्या है, MSME नहीं सुना है क्या तुमने, तो उनको, तो उनके रुपए क्या बताने हैं तुम्हें अलग से, कि आप इनका कितना रुपया रोक कर बैठे हो। और अदर देन क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज का अलग। अदर लॉन्ग टर्म, ये बोलो, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद में क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट कुछ भी, रेंट पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में तो कुछ भी, जैसे आपने एडवांस फीस दे दी तो यहाँ है, ठीक है। अदर तो देखो किसके लिए बनाते हैं, अनफोर्सिन सिचुएशंस के लिए, कि कल को कुछ और समझना है तो किस में डाल दिया जाए, अदर्स में। उसके बाद क्या आता है, असेट्स। देखो अदर वास्तव में कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, मैंने तो बनाया नहीं है, ऐसा है। अदर कहाँ होना चाहिए, लास्ट। असेट्स में, उसमें 4 पार्ट थे, इसमें कितने हैं, नॉन करेंट और करंट 2 ही है, इसमें नॉन करेंट और करंट 2 ही है। सबसे पहले पीपी में 2 आएगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आते हैं। कैपिटल WIP का मतलब क्या है, अब मैं एक शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ, ठीक है, प्लांट बना रहा हूँ, जो अभी तक पूरा नहीं बना है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल WIP। ऐसी मेरी रिसर्च चल रही है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है, तब हम क्या बोल देते हैं, अगर टेंजिबल एसेट अभी बन रही है, पूरी नहीं बनी है, तब हम क्या बोलते हैं, कैपिटल WIP। इंटेंजिबल अभी पूरी नहीं बनी है तो क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मतलब पेटेंट और ऊपर क्या है, काम चल रहा है, रिसर्च वो भी है और डेवलपमेंट चल रहा है उसके ऊपर, तो अभी पूरा नहीं बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो दो याद रह जाएंगे तुम्हें पीपी में, एक टेंजिबल पूरे, एक इंटेंजिबल पूरी, दूसरा टेंजिबल आदि, चौथा, तीसरा टेंजिबल आदि, चौथा इंटेंजिबल आदि, ठीक। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में देखो ये क्या है, नॉन करंट एसेट में ए के अंदर ही 4 पॉइंट है, फिर क्या आया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब दिए हुए या लिए हुए, दिए हुए एसेट साइड में आ रहा है ना। ये जनरली किसको दिए होते हैं, स्टाफ को दिए, ठीक है। बैंक इसमें बैंक के जो लोन दिए हुए हैं वो कहाँ आएंगे, बैंक के लोन दिए दिए हुए लोन ना, एक बैंक की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही अलग है बैंकिंग वाले चैप्टर में, उसके हिसाब से आपने लॉ में भी पढ़ा है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी और ऊपर ये नहीं लगता है शेड्यूल 3। तो अरे यही तो शेड्यूल 3 है, उनका अपना लॉ होता है, 3rd शेड्यूल नहीं लगता, ठीक है। तो बैंक की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनती है, बैंकिंग का चैप्टर आपने एडवांस में पढ़ा हुआ। फिर ये कौन से आएंगे, ये आपको स्टाफ को दिए हुए लोन या अपने सप्लायर्स को, किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए, अदर अनफोर्सिन सिचुएशंस को कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट पहले यहाँ शो करते थे, अब इंस्टीट्यूट ने चेंज करके इसको कहाँ से माइनस करना स्टार्ट कर दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना अमेलगमेशन वाले चैप्टर में, और वहाँ से हटाकर इसको अब कहाँ पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करके शो कर दिया।
ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, कहीं तो याद रहे अमेलगमेशन वाले में नहीं रहा। अब बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पीपी जैसी तो करंट में आ नहीं सकती, पीपी जैसी चीज़ तो किस में नहीं आ सकती, करंट में। तो ये आगे करंट, पीपी जैसी चीज़ तो करंट में आ नहीं सकती ना, वो तो किस में आएगी, नॉन करंट में। तो अगली आइटम क्या थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आ गया करंट। ये दोनों है ना, यहाँ पर भी एंड में है, उसमें भी क्या है एंड में, उसमें भी क्या है एंड में, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस और अदर करंट लायबिलिटीज। बीच में क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे इन्वेंट्री बेचते हैं तो क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से क्या निकलता है वापस, कैश। ट्रेड रिसीवेबल से क्या रियलाइज करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, लर्न करना, पक्का। तो ये लर्न करोगे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसके अंदर बहुत सारा क्या लिखा हुआ है, गाइडेंस लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या बताना है, किसमें क्या क्या बताना है। जितना जितना अंडरलाइन करा रहा हूँ मैं उतना उतना कर लिया, कितनी डिटेल में आएगा ही नहीं है शेड्यूल 3 पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन जितना इतना बता रहा हूँ, ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी के अलग और प्रेफरेंस के लिए अलग। ये के ये वर्ड अंडरलाइन करते रहना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर बताना पड़ेगा और अमाउंट बतानी पड़ेगी, ऑथराइज। आप देखते हो 4000 शेयर्स और ₹10 ईच पूरा बताते हो, तो 4000 शेयर्स क्यों बताते हो, इसकी वजह से नंबर और अमाउंट दोनों, ऑथराइज के लिए अलग, इशूड सब्सक्राइब्ड और फुली पेड के लिए अलग, और नॉट फुली पेड के लिए अलग। फुली पेड अलग बतानी है, नॉट फुली पेड अलग बतानी है। पार वैल्यू 4000 शेयर्स और ₹10 ईच लिखने के बाद आप अमाउंट बताते हो, तो 10 ईच क्यों लिखते हो, पार वैल्यू की वजह से। रिकन्सिलेशन बताना पड़ेगा आपको, बिगिनिंग का और एंड का, मतलब शुरू में 10,000 शेयर थे, इतने और इशू हुए, इतने क्या हो गए, रिडीम हो गए, ये मतलब बायबैक हो गए, ये सब आपको अलग से बताना पड़ेगा। कोई रेस्ट्रिक्शंस है, कोई प्रेफरेंसेस है तो अलग से बताना पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर या रीपेमेंट के ऊपर। जैसे प्रेफरेंस शेयर को पहले देते हैं, ए क्लास बी क्लास इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले आप दे सकते हो, तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स में क्लियर करना पड़ेगा। शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, मैं खुद एक सब्सिडरी हूँ, जैसे जिया हूँ, तो मेरी होल्डिंग कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसका और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी का अलग से। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मतलब रिलायंस के ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली भी जो लास्ट में है, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, सी की सब्सिडरी डी। तो डी को इसके पास कितने शेयर है और ए के पास कितने शेयर है, ये दोनों अलग से बताने पड़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 5% से ज़्यादा है, तब आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, अलग से, ठीक है। शेयर रिजर्व अंडर ऑप्शन मतलब या कॉन्ट्रैक्ट किसी और में, मुझे किसी को क्या देना है, बोलो, शेयर्स देने ऑप्शंस में, शॉप्स में, तो अभी नहीं देने, आगे जाकर देने। कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आपने मुझे लीगल सर्विस देनी है 2 साल के बाद, या आज भी दे दो, मुझे शेयर आगे देने हैं, तो कोई कमिटमेंट है, उसके लिए अलग से आपको कोई शेयर्स है तो वो आपको बताने पड़ेगा। 5 सालों तक क्या बताना है, अदर देन कैश में जब मिलते हैं, रिसीव्ड विदाउट पेमेंट बिंग रिसीव्ड इन कैश, तो अदर देन कैश 5 सालों का तो आता नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी लिख दिया हो, बोनस में इशू किया, अमेलगमेशन में इशू किया, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में इशू किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला था ना एडवांस में, तो उन सब में अदर देन कैश में जाते हैं, तो उनका आपको अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। बायबैक का डिटेल अलग बतानी पड़ेगी, बोनस की अलग बतानी पड़ेगी। अगर कोई सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी भी बतानी पड़ेगी, मतलब डिवेंचर्स और ये सब। अनपेड कॉल्स अलग से बतानी पड़ेगी। फॉरफिटेड शेयर जब तक रीइश्यू नहीं होते तब तक उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, तो वो किसके साथ शो होता है, शेयर कैपिटल, तो वो अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। अनपेड कैपिटल में भी जो डायरेक्टर और ऑफिसर से अलग है वो अलग से बताना पड़ेगा। आगे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसको कैसे क्लासिफाइड करना है आपको, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डीआरआर, ये सब आपको क्या बताने हैं, अलग अलग बताने हैं। सरप्लस का मतलब क्या है, पी&एल स्टेटमेंट का बैलेंस। सरप्लस का मतलब क्या है, पी&एल स्टेटमेंट का बैलेंस, और इसी में सारे एप्रोप्रिएशन बताने हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन अब नहीं बनता है, चाहे डिविडेंड है, चाहे बोनस शेयर इशू किया है, किसी और रिजर्व से ट्रांसफर किया, तो उस पर सरप्लस कब आएगा, बिल्कुल एंड में, हाँ बिल्कुल एंड में आएगा। सरप्लस क्या आएगा, बिल्कुल एंड, ठीक है। फंड वर्ड तभी यूज करना जब उसके आगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट हो। कई बार आप देखते हो रिजर्व वर्ड, कई बार क्या देखते हो, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड वर्ड तभी यूज करना है जब आपने उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस पी&एल का होगा तो वो भी यहाँ पर कैसे आएगा, नेगेटिव साइड में ही आएगा, एसेट साइड में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अब ये नाम याद है, देखो अब मैं क्या बोलूँगी, सारे के सारे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन, बैंकों का, अदर पार्टीज का, सबका क्या बताना चलो
अलग अलग से। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जैसे हायर परचेज पर कोई चीज़ खरीदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। फाइनेंस लीज का मतलब एज 19 में आप क्या करते थे? कार वार और कोई भी चीज़ फाइनेंस लीज पर खरीदते थे तो लॉन्ग टर्म मतलब उसकी वो इंस्टॉलमेंट जो 1 साल के बाद। ठीक है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग से बताओगे। बोरिंग्स का नेचर ऑफ सिक्योरिटी अलग से बताओगे। आपने बोरिंग्स लिया मतलब प्लांट गिरवी रखा हुआ है, जो भी गिरवी रखा हुआ है वो चीज़ आप अलग से बताओगे। और बोरिंग्स में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग से बताओगे। अगर गारंटीड बाय डायरेक्टर्स है तो उसकी अलग से एग्रीगेट अमाउंट बताओगे। ठीक है। स्टेटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बॉन्ड्स डिबेंचर्स उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से बताना है। रिडम्पशंस या कन्वर्जन करना है वो अलग से बताना है। रिडम्पशन का मतलब कैश दोगे, कन्वर्जन का मतलब आगे वापस क्या दोगे? शेयर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेच्योरिटी ऑफ कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्देस्ट रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन डेट एज द केस में। जो सबसे दूर है उसकी रिडम्पशन डेट के अकॉर्डिंग आपको सारों की डिटेल बतानी है। ये कब रिडीम होगा, ये कब रिडीम होगा। ठीक है। तो ये सब नहीं आने वाला है किसमें? आपके क्वेश्चन में। अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले सी पॉइंट तक करने के बाद। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ एनी रिडीमेबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स व्हिच द कंपनी हैज पावर टू रीइश्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड। जो आपने ऑलरेडी रिडीम कर दिया है तो वो बुक में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप वापस उसको क्या कर सकते हो? रीइश्यू कर सकते हो। तो उसको अलग से क्या करना है? डिस्क्लोज। रिडीम किए हुए डिबेंचर्स को आपने पहले डिबेंचर मार्केट से उठा लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो? वापस रीइश्यू कर सकते हो। तो ठीक है। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट अदर टर्म लोन और अदर लोन शैल बी स्टेटेड। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट मतलब एक साथ देंगे या हर साल 2-2 लाख रुपए देंगे, 10 लाख का लोन है ये सब। और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है आपका तो बैलेंस शीट डेट पर कितने पीरियड हो गया इस डिफॉल्ट को? जैसे आपने किसी का क्या नहीं पे किया, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया, तो वो भी आपको स्पेसिफिकली स्टेट करना होगा ईच केस में। ठीक है। तो अब मुझे बहुत सारी क्या है इनकी रिक्वायरमेंट है, ये रटने मत बैठ जाना, बस इसको 2-3 बार क्या कर लेना, रीड कर लेना, ताकि क्वेश्चन में से पॉइंट आए तो आपको क्या समझ में आ जाए। मैं पहले क्या करूँगा, एक क्वेश्चन करूँगा। ठीक है। ऐसे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं क्वेश्चन करना है 8th इलस्ट्रेशन नंबर 8th। From the following particulars furnished by Pioneer Limited, prepare the balance sheet as required by Schedule 3 of the Companies Act. Give the note. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है? 10 लाख। अब हमने देखा कि ऑथराइज्ड अलग बतानी है, फुल्ली पेड अलग बतानी है, और बोनस पे गई अलग बतानी है, पार वैल्यू अलग बतानी है। गोल सिनेरियो 1000। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये लिखा हुआ है ना नीचे जो भी, इसका मतलब भी क्या होगा? ये मान के चलना कि शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट होती होगी, इसलिए तो आप अपने आप से क्या कर देना, बता ही देना। जो लिखा हुआ है ना वो पक्का। शेयर कैपिटल 990 कैसे आई? गोल सिनेरियो क्या कर दी मैंने? कम कर दी। अब इसका नोट्स देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप कितना आ गया? 10 लाख। अब वो 2000 शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अगर आपको शेड्यूल 3 नहीं भी आता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई भी नोट दिया हुआ है, तो उसको समझ लेना कि उसको अलग से ही क्या करना है, प्रेजेंट लेस गोल सिनेरियो 990। ठीक है क्या? पहले एक बार हम एडजस्टमेंट कर ले। पहले ट्रेड रिसीवेबल 52,000 के, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की। बैलेंस ऑफ ₹150 इन द टर्म लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7500 फॉर इंटरेस्ट एग्रीड बट नॉट ड्यू। लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बैंक बैलेंस में 2000 के है। एक ऐसा बैंक है जो शेड्यूल बैंक नहीं है। कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 150 व्हिच इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये मैंने पढ़ दिया एक बार। अब जिनकी जब जब जरूरत पड़ेगी इनको मैं क्या करता रहूँगा, समझाता हूँ। नेक्स्ट आइटम क्या आ रहा है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये सभी के सभी आइटम किस में आएगी? नॉन करेंट एसेट्स में, पीपीई में, टेंजिबल में। अब आप क्या लिख देते हो? खाली नॉन करेंट एसेट में सीधा लिख देते हो। पहले नॉन करेंट एसेट, फिर उसमें एडिंग पीपीई, फिर उसमें क्या आएगी? टेंजिबल। ये सभी चीज़ें क्या है? बुक वैल्यूज है। ट्रायल बैलेंस में तो क्या आएगी? बुक वैल्यूज। और नीचे इनकी क्या दे रखी है? कॉस्ट। तो आप ये मानकर चलना कि शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट ही होती होगी कि कॉस्ट और रिटर्न ऑन वैल्यू दोनों अलग अलग बतानी होगी। ट्रायल बैलेंस जैसे आपने 100 रुपये की एसेट खरीदी तो आपने एंट्री क्या करी? एसेट टू कैश
₹100 और फिर आपने डैप लगा दिया तो एंट्री क्या कर दी, डेट टू एसेट, तो कितने की रहेगी 90। तो ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको 90 भी बताना है और 100 भी बताना है। बैलेंस शीट के टोटल में तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 90। ये वाली चीज़ क्या है, 90 रिटन डाउन वैल्यूज, और नीचे इनकी क्या दे रखी है, कॉस्ट, तो प्रेजेंट ऐसे ही करना। अब पहले तो बताओ इन चारों का टोटल क्या आएगा, वो एक तो प्लांट या मशीन हाइपोथिकेशन हो गया, इन चारों का टोटल क्या आएगा, 4 7 11 62 5 3 11,25,000। मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ इसका 6। लैंड तो कॉस्ट पर ही आ गई, कॉस्ट दे दी और डब्ल्यूडी भी दे दी, तो ये बैलेंस है, ऐसे प्रेजेंट करना है। अब आपको कॉस्ट दे रखी है, आपको ये फिगर्स दे रखी है, तो इधर क्या करना, 7 लाख की कॉस्ट है, ये एडजस्टमेंट में दी थी कॉस्ट, और ये किस में दी थी, ट्रायल बैलेंस में। तो टोटल में तो कौन सा लेने हैं, रिटर्न वैल्यूज ही, लेकिन कॉस्ट को क्या करना है, अलग से शो। कंसीडर तो ये क्या आ जाएगा, अब इसमें मेरा कुछ भी नहीं है समझाने का, देखो जो नोट्स में डिटेल देगा वो आप प्रेजेंट करते रहना, मानते हुए कि याद ना ही भी है तो अभी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कितने का आ गया, अब बताओ इस बैलेंस शीट में जो जो हमने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया, उसको हम स्टार लगा रहे हैं। 11,25 फाइनल हो गया और ये फाइनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेड्यूल 2 में क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कितने का है, 150। इस पर एडजस्टमेंट था, देखो क्या एडजस्टमेंट है बताओ, 4%। लोन 1.5 लाख का है ना, उसमें 7500 रुपये का तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, और बाकी ये लोन हाइपोथिकेशन से प्लांट एंड मशीनरी पर। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहाँ पर है, ये 42,500 क्यों कर दिया, 7500 किस में डालूंगा मैं, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट में मिलता है ना, ये ट्रेड पेबल तो होने से रहा, इंटरेस्ट ड्यू, ट्रेड पेबल तो होने से रहा, तो ये किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ये समझ गए, इसके 2 टुकड़े हो पक्का। ये क्यों लिखा है, अभी हमने पढ़ा था कि लोन की कोई भी टर्म्स है तो वो अलग से बताना, तो आप उसको पूरा पूरा 1-2 बार रीड जरूर कर लेना शेड्यूल 3 को। लेकिन क्या है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, अगर कुछ दिया है तो वो पक्का किसकी रिक्वायरमेंट होती है, शेड्यूल 3। लोन के बाद बताओ अगला क्या आ गया, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल 2,50,000। और हमने तो क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री से क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल से कैश। अब ये रिक्वायरमेंट ही होती होगी कि फिनिश गुड्स को और उसको क्या बताना है अलग से, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, जो भी तुम्हें अलग अलग करते हैं उसको सबको क्या करते रहना, अलग अलग डिस्क्लोज करते हो। तो मैं आपको अब क्या बताऊँ इस चैप्टर में, बताओ इन्वेंट्रीज के बाद क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये किस में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टिक करवाना, बताओ क्या बताओ, भरते रहोगे ना। ट्रेड रिसीवेबल किस में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। एडवांसेस 42,700, शॉर्ट टर्म एडवांसेस आज पढ़ा है ना आपने, कहाँ लिखा हुआ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एक में तो आएगा ये। हाँ शॉर्ट टर्म ये एडवांसेस किस में आएगा, 42,700। असेट में आएगा, पहली बात तो बताओ, असेट में आएगा लायबिलिटी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो कहाँ आएगा, असेट। शॉर्ट लॉन्ग का कैसे पता लगेगा, इसने इसको कहाँ शो किया हुआ एडवांसेस को, शो ही नहीं किया, कहाँ गई बैलेंस शीट, कहाँ गई, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये मुझे कैसे लगा कि ये शॉर्ट टर्म, अमाउंट, ये सारी चीज़ें किसकी चलने लगी थी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज और ये सब किसके, तो ऐसे। लेकिन ये क्लियर कट नहीं ले रखा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, तो आप अजम्पशन लिख देना कि हमने क्या माना हुआ है, शॉर्ट टर्म। डिविडेंड पेबल किस में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। अब मान लो आपको नहीं भी पता डिविडेंड पेबल कहाँ आएगा, तो आंसर देख के तो समझ ही जाओगे ना। बताओ मैं फालतू वीडियो बना कर क्यों टाइम वेस्ट करूँ तुम्हारा, पक्का। डिविडेंड पेबल के बाद क्या है, P&L, ये किस नाम से आएगा, सरप्लस के नाम से। कैश बैलेंस है, वहाँ डेबिट बैलेंस, सरप्लस के नाम, डेबिट है तो भी वहाँ पर ही माइनस होगा शेड्यूल 2 में, मतलब रिजर्व एंड कैश और बैंक, ये किस में आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब होता क्या है, आपको पता ही नहीं होता, आप कैश पहले लिख रहे होते हैं और क्या लिख रहे होते हैं, इन्वेंट्री बाद में, जबकि ऑर्डर यही रहेगा। करंट इन्वेस्टमेंट था सबसे पहले, याद करो, वो इसमें है नहीं, तो
पहले तो मेन पेज जो बैलेंस शीट का है ना वो अच्छे से क्या करना है याद करना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन ट्राई कर लोगे क्या हाँ सर, छोड़ दो इसको। पक्का? तो आपको क्या करना है और मैं आपको बताऊं ऐसे धीरे धीरे टोटल कितने तो क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आज होमवर्क करोगे आप। और टेस्ट योर नॉलेज का इलिस्ट्रेशन 3 होमवर्क। 4 भी करो। 8th टेस्ट योर नॉलेज का 3 4 होमवर्क करो। ठीक है। अब जो बाकी क्वेश्चन है ना बच्चों, उनमें जो नए पॉइंट है ना वो मैं तुम्हें एक वीडियो और बनाकर बता दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मुझे क्या बतानी चाहिए। अब आपको बताओ बैलेंस शीट बनानी, आइटम दे रखी है और बैलेंस शीट में लिखनी है आपकी प्लेसमेंट जरूर क्या हो सकती है गलत, तो आप उसको आंसर देख के अपने आप से क्या कर लेना स्टार्ट, और रूटीन बना लो कि डेली एक क्वेश्चन करना। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ शेड्यूल रीड कर देता हूँ आपके साथ ताकि आपको याद रहेगी, कोई उनकी अलग रिस्ट्रिक्शंस थी, इसको अलग से डिस्क्लोज करना था। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल और अदर। ट्रेड पेबल मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि मेरा क्रेडिटर है, मैं उसको रुपये नहीं दे रहा, उसने क्या कर दी 10 इंस्टॉलमेंट बना दी, तो जो अदर वाला लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बना जाएगा। और अदर किसके लिए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट ग्रेच्युटी का मैंने तुम्हें सुबह बता दिया, ठीक है। और अदर्स में कोई और, जैसे आपके ऊपर केस वेस चल रहा है तो उसका आपको क्या होना है, अब केस चल रहा है आपको कितने रुपए देने हैं, 10 लाख फिक्स पता है, तब आप उसको क्या बोलते हैं लाइबिलिटी, और अगर अमाउंट एस्टिमेटेड है तब आप उसको क्या बोलते हैं प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको बताना पड़ेगा बैंक से कितना है, अदर पार्टी से कितना है। अदर पार्टीज में क्या हो सकता है, दूसरी कंपनी से लिया हुआ, मैंने तुमसे लिया हुआ, तो मैं किसको उसको कहाँ शो करूँगा, फ्रॉम बैंक या फ्रॉम अदर पार्टी से। लाइक मैं कंपनी जो मेरे ऊपर शेड्यूल लगेगा, ठीक है, तो उस कंपनी की बात कर रही है ना, होल्डिंग ने सब्सिडी से लिया है दूसरी से। लोग रिलेटेड पार्टीज का आपको क्या बताना है अलग से, रिलेटेड पार्टीज का अलग से स्टैंडर्ड है एडवांस में, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टीज में डायरेक्टर्स और जो भी लोग आते हैं उनको लिया हुआ अलग से, ठीक है। डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस कर लोगे ना। ये लॉन्ग टर्म का एग्जैक्टली क्या है अपोजिट, जितनी भी शर्त लिखी हुई है ना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो शर्तें थी वही किसमें है, लॉन्ग टर्म। और एमएसएमई से क्या बताना है, ट्रेड पेबल को अलग से बताना है। अभी हमने क्वेश्चन किया ही था, बोलो ना। तो एमएसएमई का ट्रेड पेबल का अमाउंट का बैलेंस क्या बताना है अलग से, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, फालतू सारा मत पढ़ना। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है, जो आप अदर का एग्जांपल मुझसे पूछ रहे थे, तो इतने दिए होंगे इसने, जैसे डिविडेंड पेबल अभी हमने कहाँ शो किया था, अदर करंट लाइबिलिटीज। आपने एडवांस इनकम दे दी, किसमें आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दोनों ही किसमें आएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज। ये 31 मार्च है, आप अपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट कब देते हैं, 30/9 और नहीं 31/12 और 30/6। तो ये वाला जो पीरियड का इंटरेस्ट है ये अभी तक क्या नहीं हुआ, ड्यू ही नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड बट नॉट ड्यू। और ड्यू भी हो जाए इस दिन क्या हो जाएगा, ये एक्रूड एंड ड्यू। 31 मार्च को ये वाला 6 महीनों का इंटरेस्ट अभी देना ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रूड बट नॉट ड्यू। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्रूड एंड, ठीक है। तो एक्रूड एंड ड्यू अलग बताना है जो, और एक्रूड बट नॉट ड्यू अलग से बताना है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम अलॉट एंड ड्यू फॉर रिफंड, आपके पास शेयर एप्लीकेशंस आ गई, अभी तक आपने रिफंड देना तय नहीं किया, तब तो वो किस में आएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन आपने अलॉटमेंट करना ही नहीं है, आपने अलॉटमेंट करना ही नहीं है, रिफंड करना है, तो वो फिर किस में आएगा, अदर करंट। अनपेड मेच्योरिटीज, मेच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, ये सब कहाँ आएंगे, अदर करंट। जैसे डिबेंचर्स था, अब वो यहाँ पर पे करना था आपको, और ड्यू डेट भी आ गई उसकी, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, तो अब वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, वो तो अब मेच्योर हो चुका है, तो मेच्योर डिपॉजिट डिबेंचर्स किस में आएंगे, करंट। और उसके बाद में क्या आएगा, अदर पेबल। फिर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स और अदर।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एंड अदर। इसका मतलब क्या है, जो ड्यू एम्प्लॉइज औरों को देना है, जैसे क्या बोनस वगैरह देना है, उसका प्रोविजन बना रखा है। ग्रेजुएटी होगा तो किसमें आएगा, लॉन्ग टर्म में, अदर में प्रोविजन फॉर टैक्स और इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो ये लाइफ की साइड पूरी हो गई। कल हम आपको क्या करवा देंगे, Asset asset side। ठीक है, फिर P&L भी कल करा दूँगा। क्वेश्चन प्लीज आप अपने आप कर लेना, कुछ भी नहीं है।